नमस्कार दोस्तों, कोचिंग आपके द्वार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने 10th दिसंबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का मैथ्स का पेपर सोल्व किया था और आज हम कंप्लीट रीजनिंग का पेपर सोल्व करने वाले हैं। रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए हैं 10th दिसंबर को, वो सारे क्वेश्चन हम आज सोल्व करेंगे। दोस्तों, ये अब तक का सबसे इजी पेपर है रीजनिंग का, और जो इसी शिफ्ट का जो मैथ्स का पेपर था वो सबसे टफ पेपर था। तो आप एक बार वो पेपर देखना, लास्ट के 5-6 क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा टफ थे उसके। तो देखो, आज हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का पेपर। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा सीरीज का। ये हमें कोई सीरीज दी गई है और इसका हमें नेक्स्ट ज्ञात करना है। तो देखो, 2 से 5 हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या किया है, गुणा 2+1। फिर आगे क्या किया है, गुणा 2-1। फिर आगे गुणा 2+1। तो आगे का अनुक्रम क्या हो जाएगा हमारा, गुणा 2-1। गुनी दुणा 38, -1 37। ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 37। देखो, नेक्स्ट सीरीज में क्या किया है, 71 से 63 कैसे आया है। देखो, इसमें माइनस में क्या किया है, 8 किया है। फिर यहाँ पर भी देखो, माइनस में क्या किया है, 8 किया है। तो हम आगे भी क्या करेंगे, माइनस में 8 कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 55 में से 8 माइनस करेंगे तो 47। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, अगला हमारा अल्फाबेट टेस्ट का सबसे इजी क्वेश्चन है ये। देखो, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, तो आगे का जो कितना आ जाएगा, 13। अब देखो, ये कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, आई 9 नंबर पे। तो जो जितने नंबर पर आ रहा है उसका नंबर उसके साथ लिख दिया है। तो 13 नंबर पर कौन सा आता है, एम आ जाएगा हमारा। तो ये 13 एम हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, अगले क्वेश्चन में हमें अलग का चुनाव करना है। भाई, इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से जो अलग है, जो बेमेल है, उसका हमें छांटना है। तो देखो, जो ये 3 नदियां हैं, ये जो 3 नदियां हैं, ये क्या है, उत्तर पश्चिमी नदी है। और जो ये यमुना है, ये दक्षिण की ओर बहती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यमुना नदी। देखो, अगला क्वेश्चन है, हमें अनुक्रम दिया है 3x 24c 5v 22e। तो अगला हमें ज्ञात करना है। तो देखो भाई, एक तो ये दोनों क्या है, अपोजिट है, कैक्स लव। और आगे का अनुक्रम देखो, 3 नंबर 3, फिर 2 5, तो अगला अनुक्रम कौन सा आ जाएगा, 7। अब देखो, इसमें क्या किया है, अक्ष के साथ में क्या है, 24, सी कितने नंबर पर आता है, 3। तो 7 के साथ में 7 नंबर पे कौन आता है, जी। अब जी का उल्टा क्या होता है, टी। वो टी तो इसके साथ में आ जाएगा, और टी कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर। ये इस तरह से हो जाएगा। ये ऐसे भी हो जाएगा, 24-2 22-2 20। चाहे देखो, रीजनिंग में क्या होता है कि अब हमको आंसर लाना चाहिए। आंसर चाहे कैसे, इसके करने के बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास। देखो, अगला क्वेश्चन है, हमें क्या दिया है कि बास्केटबॉल से संबंधित शब्द का चुनाव करना है। तो देखो, अपर कट तो क्या होता है, हमारा बॉक्सिंग में होता है, ये हमको पता है। पेनल्टी कॉर्नर तो सबको पता होता है कि ये हॉकी में होता है। और जो बाईसाइकिल किक, ये किस में होता है, फुटबॉल में होता है। तो जो बच गया शब्द कौन सा, फ्लैग्रेंट फाउल, ये क्या होता है, हमारा बास्केटबॉल से संबंधित है। देखो, अगला क्वेश्चन है, इसमें से हमें अलग का चुनाव करना है। 7वें क्वेश्चन में अलग, इसमें से बेमेल को छांटिए, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो देखो, सी कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर, एफ 6 नंबर पे, जी 7 नंबर पे आता है, और जे 10 नंबर पे, आर 18 पे, ओ 15 पे, एन 14 नंबर पे, के 11 नंबर पे। तो जो जी है, ये क्या आता है, 7 नंबर पे आता है। तो इसके साथ में 6 लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखो, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमें दिया है बॉक्सर को इस तरह से लिखा जाता है। तो कैसे किया है इसको, यहाँ पर क्या किया है, +1, फिर ओ से क्यों, +2, फिर अक्स ए, प्लस में 3 किया, फिर ई में 4 ऐड करेंगे तो कितना, +4, आर में +5, 18 5 23, 5 4 9। इसी तरह से देखो, इस शब्द को किस तरह से लिखा गया है। अब यहाँ पर तो +1 2 3 4 5 किया है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, -1 करेंगे। बी कितने कितने नंबर पर आता है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन सी डिजिट कितने नंबर पे आ रही है। बी 2 नंबर पे आता है, तो 1 माइनस करेंगे, फिर यहाँ 2 माइनस करेंगे, फिर 3 माइनस करेंगे, फिर 4 माइनस करेंगे, और फिर 5 माइनस करेंगे। तो बी में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर ई कितने नंबर पर आता है, 5 पर। तो ई में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 3। 3 पे कौन सा आता है, सी आ जाएगा। फिर देखो,
डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है, तो 23 में से हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 पे कौन आता है? टी आता है हमारा। कौन आता है? टी। ए सी टी। फिर आगे देखो, एस कितने नंबर पे आता है? एस आता है हमारा आर 19 नंबर पे। तो 19 में से हम 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15। 15 पे कौन आता है? ओ आता है। फिर देखो डब्ल्यू 23 पे आता है, तो 23 में से 5 माइनस करेंगे तो 18 पे कौन आता है? आर आता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, आर ने ए से कहा, परसों मैंने मेरी दादी की बेटी के एकमात्र भाई को पढ़ाया। तो जो भाई है, भाई का आर से संबंध हमें ज्ञात करना है। तो देखो परसों कौन? आर था जो, ये हो गया आर। अब इसका बाप या इसका पिता। परसों मैंने मेरी दादी, अब इसकी दादी कौन होगी? इसके पिता की माँ होगी। इसके पिता की माँ होगी। आप पुल्लिंग को तो प्लस माना करो और स्त्रीलिंग को माइनस माना करो। दादी की बेटी, अब इस दादी की ये क्या हो गई? बेटी हो गई। कि एकमात्र भाई, ये इसका एकमात्र भाई हो गया, भाई को हटाया। तो आर का भाई से संबंध, तो देखो ये क्या हो गया? इसका पिता हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें त्रिभुज ज्ञात करने हैं। तो देखो जब भी इस तरह की कोई आकृति आ जाए, इस तरह की कोई आकृति आ जाए जिसमें त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो। अब इसमें तो एक त्रिभुज है, और जैसे इसमें अगर और आगे कोई त्रिभुज होता तो उसका त्रिभुज हम ट्राइंगल कैसे ज्ञात करते? तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है क्या? 4n+1। एन का मतलब होता है कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। तो देखो क्या करते हैं, 4 गुणा, इसके अंदर 2 त्रिभुज हैं, 1 और 2, 4 गुणा 2 + 1, तो इसमें हमारे 9 ट्राइंगल हो जाते। अब देखो इसमें कितने हैं? इसमें एक ट्राइंगल है, तो क्या होगा? 4n+1, 4 गुणा 1 + 1 कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। 5 तो ये हो गए। अब देखो एक जो ये छोटा सा ट्राइंगल है, ये इसके ऊपर बना हुआ है, इसकी भुजा पर। देखो एक तो ये ऊपर वाला हो जाएगा और एक बड़ा कितना हो जाएगा? 2। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। इसको तो हम वैसे भी गिन सकते थे कि एक तो ये हो गया, 2 3 4, और एक ये पूरा बड़ा 5, और 2 ये छोटे वाले, तो 7 हो जाते। लेकिन जब भी इस तरह का कोई बड़ा या कोई बड़ी आकृति आती है तो एक फॉर्मूला याद रखना, 4n+1। देखो अगले क्वेश्चन में क्या है कि हमें समकोण त्रिभुज ज्ञात करने हैं। 90 डिग्री के कोण ज्ञात करने हैं हमें। हमें इस तरह की कोई आकृति दी है, उसमें हमें 90 डिग्री ज्ञात करने हैं। तो देखो सबसे पहले कहते हैं, देखो एक तो ये हो गया बड़ा, ये हो गया 2, ये 3, और ये दोनों को मिला के 4। ये नहीं होगा क्योंकि ये 79 डिग्री हमें पहले से दे रखा है, तो 4 तो ये हो गए। फिर आगे देखो और कौन से हो रहे हैं, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये इन दोनों को मिला के कितना हो गया? 7, और इन दोनों को मिला के कितना हो गया? 8। अब देखो हमें और क्या दिया है, ये यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 9, ये कितना हो गया? 10, ये छोटे वाला 11, और ये एक ये छोटे वाला 12। इस तरह कुल मिलाकर इसमें कितने समकोण त्रिभुज हैं? 12 समकोण त्रिभुज हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगले क्वेश्चन में हमें दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। ये कोई हमें आकृति दी है और 4 उसके ऑप्शन दिए हैं। तो देखो देखते ही समझ में आ रहा है कि इन दोनों का एरो क्या है? नीचे की तरफ है, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएंगे हमारे। फिर देखो हमें क्या करना है कि जो पास वाला हमेशा क्या होता है? पास होता है, और जो दर्पण के दूर होता है वो हमेशा क्या होता है? दूर होता है। तो ये लाइन आ रही है सीधी, ये दोनों आकृति एक जैसी है। अब देखो जो ये इसका जो पास का हिस्सा है, इस पर क्या है? लाइन नहीं है। क्या है? लाइन नहीं है। तो ये कौन से पे नहीं है? इस पर नहीं है, और इस पर ये पास में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखो हमेशा क्या करते हैं, अगर कोई इस तरह से कोई लाइन है तो वो आकृति में हमारी कैसे हो जाएगी? ऐसे। अगर दर्पण प्रतिबिंब में ऐसे है तो हमारे क्वेश्चन में क्या हो जाएगी? इस तरह से हो जाएगी वो। तो ये चीज हमेशा याद रखना। और जो ऊपर की तरफ है एरो, वो हमेशा क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। जो नीचे की तरफ है वो हमेशा क्या होगा? नीचे की तरफ ही होगा। देखो अगले क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है? दर्पण प्रतिबिंब याद करना है। ये हमें कोई आकृति दी है और इसके हमें 4 आकृतियां दी है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा उसका दर्पण प्रतिबिंब। तो देखो इसमें जो 3 डॉट है या 3 सर्किल है, ये दर्पण के पास में है। तो कौन सी आकृति में दर्पण के पास में है? ये 2 ऑप्शन तो नीचे जा रहे हैं, तो ये तो वैसे कट हो जाएंगे। तो दर्पण के पास में कौन सी है? ये ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो दूर जा रही है।
तो दूर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम से ही हैं, इसके पास में है और इसकी दूर जा रही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमें प्रश्न में कुछ आकृतियां दी गई हैं 3, और फिर हमें से इन उत्तर की आकृतियों में से छांटनी है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या किया है, जो पहले ट्राइंगल था उसके ऊपर क्या है, सर्कल है। फिर क्या किया, आगे सर्कल नीचे आ गया और ट्राइंगल इसके सर के ऊपर आ गया। फिर आगे क्या है, सर्कल है और स्क्वायर है। फिर इसी तरह देखो हमें इस जगह कौन सी आकृति आएगी, हमें वो ऑप्शन से छांटनी है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि आकृतियों का स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही कट जाएंगे क्योंकि दोनों कोने पे नहीं जा रहे हैं। तो देखो थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या किया है कि जो सर्कल था ये तो इसके ऊपर आ गया, और जो स्क्वायर था वो क्या आ गया, नीचे। फिर यहाँ पर क्या था, स्क्वायर इसके ऊपर था और सर्कल नीचे था। तो ये थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में तो देखो जो ये इसके अंदर डार्क पॉइंट था इसको खाली यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दिया गया है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। देखो अगला क्वेश्चन है, हमें ये अनुक्रम दिया है या श्रृंखला दी है, इसमें क्या करना है कि इस श्रृंखला के दाएं से 8वें पद के बायां बायां 5वां पद हमें ज्ञात करना है। यानी कि इधर से देखो ये क्या है, हमारा राइट है और ये क्या है, लेफ्ट है। तो इसके दाएं से 8वां पद, देखो इसके दाएं से 8वां पद है और फिर उसके बायां। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी राइट प्लस लेफ्ट आ जाए, राइट और लेफ्ट आ जाए, तो दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और जब राइट और राइट आ जाए तो दोनों को घटा देंगे, और लेफ्ट आ जाए तो भी दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 8 और 5 हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 13वां पद। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि इधर से 8वां पद कौन सा होता है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होता हमारा कौन सा पद, 8वां पद। तो इसके बायां, अब इसके बायां और चलते हैं, हमको कितने पद और चलते हैं, 5 पद, 1 2 3 4 5। तो क्यों ना हम डायरेक्ट ही कौन सा पद निकाल लेते हैं, 13वां पद निकाल लेते हैं। फिर देखो अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, वेकेंट, इम्पटी और फिर सेडेंट, और 4 ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखो वेकेंट और एम्प्टी दोनों का मतलब क्या होता है, खाली होता है। तो जो सेडेंट है, अब इस सेडेंट के 3-4 अर्थ होते हैं, लेकिन हमें इन ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि इसमें कौन सा आ सकता है। सेडेंट का मतलब क्या होता है, गंभीर भी होता है, शांत भी होता है। तो इस ऑप्शन में देखो ओनली एक ये क्या ऑप्शन है, बी, जिसका मतलब क्या होता है, शांत। तो हमारा आंसर हो जाएगा काम या कोम। इसका एल क्या होता है, साइलेंट होता है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, ए और बी विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं। यानी कि ए और बी क्या है, वे एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं। यदि बी उत्तर पूर्व में जा रहा है तो एक ही दिशा हमें ज्ञात करनी है। मैंने आपको ये दिशा वाले क्वेश्चन तो आप एक करेक्ट कर लेना, ऐसे कि हर हर पेपर में 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे क्या है, दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो देखो क्या है कि बी है, बी उत्तर पूर्व में जा रहा है, ये बी क्या है, उत्तर पूर्व में जा रहा है। और हमें कुछ क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं, तो ये क्या है, इसके विपरीत दिशा हो जाएगी कौन सी, दक्षिण पश्चिम। तो एक ही दिशा हो जाएगी हमारी दक्षिण, और दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए बी के इंतजार में पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है। ए दाईं ओर मुड़कर देखता है कि बी आया या नहीं। बी के किस दिशा से आने की उम्मीद करता है, कौन, ए। तो हम बी की दिशा ज्ञात करनी है कि वो किस दिशा से आ रहा है। तो देखो ये दिशा का हमारा दूसरा क्वेश्चन तो आ गया है। ऊपर की तरफ क्या है, नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। देखो ये क्या है, पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, ये कौन सी दिशा हो गई, उसकी पूर्व। ये एरो का निशान जिस दिशा में है वो कौन सी दिशा है, पूर्व। तो इसके दाएं ओर, ये दाएं ओर मुड़ के देखता है, तो इसका दायां क्या होगा, नीचे की ओर होगा। दायां ओर नीचे की ओर होगा, दाएं तरफ से आने की उम्मीद करता है, तो वो किस दिशा से आएगा, बी किस दिशा से आएगा, दक्षिण की दिशा से आएगा। किस दिशा से, दक्षिण की दिशा से आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, ये भी क्या है, हमारे दिशा का ही क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आ गया है आज दिशा का। देखो ए और एस एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। यदि सूर्यास्त से पहले एक की छाया बी के, एक की छाया एस के बाईं ओर है, तो एस का मुख किस दिशा में है।
उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। सूर्यास्त का समय सूर्य किस दिशा में होगा? पश्चिम की दिशा में होगा। तो जो छाया होगी वो किस दिशा की तरफ किस दिशा की तरफ आएगी? पूर्व की तरफ आएगी। ये देखो, ये कोई भी दो पर्सन है, ये क्या है, आमने सामने खड़े हैं। तो जिस इसका मुंह क्या है, नीचे की ओर है, तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा? ये होगा। और इसका राइट है, ये होगा। और जो ऊपर की तरफ मुंह करके रखा है या इधर एरो की तरफ इसने मुंह करके खड़ा है, इसका राइट कौन सा होगा? ये इधर वाला होगा और ये लेफ्ट होगा। फिर देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक की छाया एस के बाईं ओर है। अब हमें नहीं पता कि इनमें से एस कौन सा है और ए कौन सा है, लेकिन देखो क्या है, एक की छाया एस के बाईं ओर, यानी कि ये देखो इसके बाईं ओर है, ये छाया बाईं ओर है किसके? एस के। तो ये क्या हो जाएगा? एस। और ये क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि इसकी छाया एस के क्या है, बाईं ओर ही है। ये क्या है, इसका लेफ्ट है। तो फिर क्वेश्चन में पूछा है एस का मुंह, देखो इसका मुंह किधर है? नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हमें एक क्वेश्चन में दिया है कि अभिनव और बरानी है जो गोल्फ और वॉलीबॉल खेलते हैं, कृष और देव टेनिस और क्रिकेट खेलते हैं, बरानी और कृष क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, अभिनव और देव गोल्फ और टेनिस खेलते हैं। फिर हमें क्वेश्चन में पूछा है कि जो टेनिस, वॉलीबॉल और गोल्फ खेलता है वो कौन है? तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक सारणी बना लेनी है। अब देखो इसमें हमें तीन खेल दिए हैं, तो हमें चौथा खेल नहीं लेना है। क्रिकेट के बारे में हमें नहीं पता करना कि कौन खेलता है और कौन नहीं खेलता। अभिनव, बरानी, कृष और देव। अभिनव, बरानी, कृष और देव, इनको शॉर्ट में लिखते हैं। देखो अभिनव क्या खेलता है? अभिनव, अब देखो ये देख लो आप तो कि अभिनव गोल्फ और वॉलीबॉल खेलता है, गोल्फ और वॉलीबॉल खेलता है। फिर देखो बरानी, बरानी भी क्या है? गोल्फ और वॉलीबॉल खेलता है, गोल्फ और वॉलीबॉल खेलता है। फिर देखो क्रश, क्रश टेनिस और क्रिकेट खेलता है। तो इसको तो छोड़ो, क्रिकेट को, क्रश और देव, ये क्रश और ये देव टेनिस और क्रिकेट खेलते हैं। फिर बरानी, देखो बरानी क्या है? क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलता है, बरानी क्रिकेट और वॉलीबॉल, ये बरानी, ये वॉलीबॉल खेल रहा है पहले से। और क्रश, क्रश भी क्या खेल रहा है? वॉलीबॉल खेल रहा है। फिर देखो अभिनव और देव, अभिनव और देव क्या है? गोल्फ और टेनिस खेलते हैं। अभिनव टेनिस खेल रहा है और गोल्फ खेल रहा है। और देव, ये देव भी क्या है? टेनिस खेल रहा है पहले से ही। तो देखो हमारा क्वेश्चन हो गया, टेनिस, वॉलीबॉल और गोल्फ कौन खेल रहा है? ये तीनों में कौन आ रहा है हमारा? ये अभिनव आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को आप हमेशा सारणी बनाकर ही करना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हमें अक्स का मान ज्ञात करना है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन से कथन से या दोनों से हम अक्स का मान निकाल सकते हैं? तो देखो पहला कथन दिया है वो 1/x प्लस 1/9 बराबर क्या है? 1/27। तो देखो जो 1/9 है इसको हम इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ से हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? अक्स का मान निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पहला कथन सही है। देखो दूसरा देखते हैं, a² प्लस b² प्लस q²। तो देखो इसका कोई सरपैर ही नहीं है, तो ओनली फॉर ओनली हमारा कौन सा निष्कर्ष निकलेगा? फर्स्ट कथन निकलेगा। फर्स्ट से हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, हमें कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन करेंगे अब सारे। अच्छे समाज के लिए स्वतंत्रता और अनुशासन जरूरी है, ये हमें कथन में बोला गया है। और इसके दो निष्कर्ष दिए हमें। पहला है, स्वतंत्रता और अनुशासन रहित लोगों के कारण समाज को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। देखो अच्छे समाज के लिए क्या जरूरी है? स्वतंत्रता और अनुशासन जरूरी है। अगर समाज में स्वतंत्रता और अनुशासन नहीं होगा, अनुशासन रहित लोग होंगे, तो लोगों को क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा देखो, समाज में किसी को स्वतंत्रता और अनुशासन नहीं है, ऐसा हमें कथन में बोला गया है क्या? तो ये हमारा निष्कर्ष ओनली फॉर ओनली फर्स्ट निष्कर्ष निकलेगा। अगला देखो, नीचे दो निष्कर्ष दिए गए हैं, उनमें से किस निष्कर्ष से या दोनों से हम जेड का मान निकाल सकते हैं? तो देखो इसमें क्या है, a प्लस जेड बराबर 19 और जेड प्लस पी बराबर क्या है? 12। इसमें देखो दो अलग अलग दे दिए गए हमें राशि, तो इससे हम जेड का मान नहीं निकाल सकते। यहाँ पर a प्लस जेड और a माइनस जेड होता तो हम आसानी से जेड और a दोनों का मान निकाल सकते थे, तो इन दोनों से ही हम जेड का मान नहीं निकाल सकते। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हमें कथन दिया है और निष्कर्ष दिए हैं। देखो कथन में क्या दिया है, कुछ जगुआर क्या है? चीते हैं। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो ये क्या है? कुछ जगुआर क्या है? ये कुछ
सी हैं और कुछ सी टी हैं, कुछ सी क्या है, टी हैं, टाइगर हैं। तो देखो फिर हमें निष्कर्ष में क्या दिया है, कोई टाइगर जे नहीं है, कोई टी जे नहीं है, कोई टी जे नहीं है। हमें डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है इसका, और हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव स्टेटमेंट कभी लेकर नहीं चलना है। तो निष्कर्ष से फर्स्ट नहीं होगा। कुछ जे टी हैं, देखो कुछ जे टी हैं दिख रहे हैं क्या, तो निष्कर्ष सेकंड भी नहीं होगा। अब लेकिन हमें ऑप्शन में क्या दिया है, या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों होंगे। फिर तो डी ऑप्शन में क्या दिया है कि या तो फर्स्ट होगा या फिर सेकंड होगा। फिर हमें इसको चेक करना है। तो देखो पहले और दूसरे दोनों निष्कर्ष को लेकर हम डायग्राम बनाते हैं। कोई टी जे नहीं है, देखो ये तो हो गया टी और ये क्या हो गया जे, कोई टी जे नहीं है। अगर हम पहले निष्कर्ष को सही माने, अगर इसको सही माने, तो क्या हमारा सेकंड निष्कर्ष गलत हो जाएगा क्या, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि सेकंड निष्कर्ष में क्या है, कुछ जेटी हैं, देखो कुछ जेटी हैं क्या, जब दोनों अलग अलग ही हैं तो इसमें कुछ का रिलेशन नहीं बनेगा। फिर देखो अगर हम सेकंड बनाते हैं, कुछ जेटी हैं, कुछ जे क्या है, टी हैं, कुछ जे टी हैं। अगर हम सेकंड निष्कर्ष को सही माने, तो देखो हमारा पहला निष्कर्ष क्या है, कोई टी जे नहीं है, कोई टी जे नहीं है। ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, फिर फर्स्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ जे क्या है, टी है। तो या तो फर्स्ट होगा या फिर सेकंड होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमें ऑप्शन देख के करना होता है। अगर इस ऑप्शन में डी की जगह ये निष्कर्ष ना होके यह होता कि ना तो फर्स्ट और ना सेकंड, तो हमारा कौन सा हो जाता, ये ऑप्शन हो जाता। देखो अगला क्वेश्चन है, हमें कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के अनुसार हमें निष्कर्ष का पता लगाना है। मैं सैनिकों को पसंद करता हूँ, यानी कि मैं सैनिकों को पसंद करता हूँ, ये हमारा पहला कथन है। सेकंड में क्या दिया है, मैं सैनिक बनना चाहता हूँ, मैं सैनिक बनना चाहता हूँ। फिर निष्कर्ष में क्या दिया है, मैं एक सैनिक नहीं हूँ, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर मैं कथन में क्या दिया है, मैं सैनिक बनना चाहता हूँ, मैं सैनिक कब बनूंगा, जब मैं सैनिक नहीं होऊंगा। जब मैं सैनिक नहीं हूं तभी तो मैं बनना चाहूंगा। अगर मैं ऑलरेडी सैनिक हूं तो भाई मैं सैनिक क्यों बनूंगा, मैं सैनिक तो पहले से ही हूं। और सेकंड में क्या दिया है, मैं एक सैनिक नहीं हूं। कथन में क्या दिया है हमें कि मैं सैनिक बनना चाहता हूं, तो ये हमारा सेकंड गलत हो जाएगा। तो ओनली फॉर ओनली हमारा फर्स्ट निष्कर्ष निकलेगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें कथन दिया गया है और दो दो निष्कर्ष दिए गए हैं। इनमें से जो सही है हमें उसका चुनाव करना है। कथन क्या है, एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को काफी बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि वे बहुत बातूनी और बोरिंग होते हैं। बहुत बातूनी और बोरिंग होते हैं क्या, जो ये सवाल है। निष्कर्ष देखो, सभी बुद्धिमान व्यक्ति क्या होते हैं, बोरिंग होते हैं। देखो ऐसा हमें कथन में बोला गया है क्या, देखो बोरिंग किसके बारे में बोला गया है, विवाद के बारे में, विवाद के बारे में। तो ये हमारा निष्कर्ष नहीं होगा। अगला देखो, सभी बुद्धिमान लोग लंबे और पेचीदा विवादों को संभालने में सक्षम होते हैं। तो ये हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें बुद्धिमान व्यक्ति की रिक्वायरमेंट की गई है, किसको, विवाद को सुलझाने के लिए। तो हमारा ओनली फॉर ओनली निष्कर्ष सेकंड सही होगा। देखो अगला क्वेश्चन है, हमें कथन दिया है और उसके दो निष्कर्ष दिए हैं। उनमें से जो सही निष्कर्ष होगा उसका चुनाव करना है। दैनिक मजदूरी श्रमिकों से मालिक कहता है, देर से आने वालों को काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। यानी कि मालिक उनको बोलता है कि अगर आप लेट आते हो तो आपको अपना काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। दैनिक मजदूर कौन होते हैं, जो दैनिक मजदूरी लेते हैं और जो मंथली पैकेज लेते हैं उनका मंथली मजदूरी कहलाती है उनकी। तो देखो पहला निष्कर्ष क्या है, श्रमिकों द्वारा कार्य को समय पर पूरा करने की उम्मीद है। श्रमिकों द्वारा कार्य को समय पर पूरा करने की उम्मीद है। ये हमारा निष्कर्ष सही होगा, क्योंकि तभी तो मालिक कहता है कि ये काम अपना समय पर निपटा ले। और सेकंड निष्कर्ष क्या है, केवल देर से आने वालों को संबोधित किया गया है। देखो ये निष्कर्ष नहीं होगा, क्योंकि संबोधन तो सभी को किया है। तो हमारा ओनली फॉर ओनली निष्कर्ष फर्स्ट सही होगा। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें कथन दिया गया है और दो निष्कर्ष दिए गए हैं। इनमें से जो सही है हमें उसका चुनाव करना है। देखो कथन क्या, हमारा कथन में दिया है इस कंटेनर में गैस है, यानी कि कोई कंटेनर है उसके बारे में बोला गया है कि इसमें गैस है। फिर निष्कर्ष में क्या है कि इसमें ऑक्सीजन है पहले में, और दूसरे में क्या है, इसमें हीलियम है। तो हम इन निष्कर्षों से बता सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि हमें कथन में नहीं दिया है। हमें कथन में खाली इतना दिया कि इस कंटेनर में गैस है। अब उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है इसके बारे में हम नहीं बता सकते। तो हमारे दोनों निष्कर्ष नहीं निकलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति है ओ
वो पश्चिम की ओर मुंह करके 4 किलोमीटर चलता है और ए बिंदु पर पहुंच जाता है। फिर वहां से दाएं घूमता है और 4 किलोमीटर चल के बी पर पहुंच जाता है। फिर वापस से दाएं ओर घूमता है और 4 किलोमीटर चल के सी पर पहुंच जाता है। और फिर वापस से दाएं मुड़ के 3 किलोमीटर चल के डी पर पहुंच जाता है। और फिर बाईं ओर घूम के 4 किलोमीटर चल के ई पर पहुंच जाता है। और फिर उसके बाद में दाएं ओर घूमता और 5 किलोमीटर चल के एफ पर पहुंच जाता है। और फिर हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ए और ई के बीच की न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ये दिशा का शायद आज का चौथा चौथा क्वेश्चन या पांचवा क्वेश्चन है। तो ऊपर क्या है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना तो हमें पूछा है कि वो किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में नहीं जा रहा है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। देखो आप कोई भी बिंदु ले लो, वो यहाँ से क्या है, किधर जा रहा है, किधर भी जा रहा होगा, 4 किलोमीटर चला और यहाँ पहुंच गया। फिर यहाँ से वो क्या है, राइट घूमता है और 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चल के ये ओ, ए और बी बिंदुओं का ध्यान रखना आप खाली, बी पर पहुंच गया। फिर बी पर पहुंचने के बाद में वापस से क्या है, 4 किलोमीटर चलता है। अब इसका दायां क्या होगा, इधर होगा। वापस से 4 किलोमीटर चला और यहाँ पर पहुंच गया, किस बिंदु पर, सी पर पहुंच गया। फिर आगे क्या है कि वापस से दायां घुमा। अब दायां क्या होगा, इसका ऊपर की तरफ होगा। ऊपर की तरफ क्या है, 3 किलोमीटर चला और किस बिंदु पर पहुंच गया, डी पर पहुंच गया। फिर वो क्या है कि बाईं ओर घूमता है, ये बाईं ओर घूमेगा वो, और कितना चला, 4 किलोमीटर, और किस बिंदु पर पहुंच गया, एक के ऊपर पहुंच गया। और फिर देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि ए और ई के बीच की न्यूनतम दूरी। तो हमारा ई पॉइंट आ गया। अब हम आगे नहीं चलेंगे, अब हमें देखना है ए और ई के बीच की दूरी। देखो ये 4 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर देखो ये ए और ई के ये बीच की न्यूनतम दूरी हो जाएगी। फिर देखो ये 3 है तो ये इसके सामने वाली कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये पूरी कितनी थी, 4 थी, तो ये कितनी होगी, 1 हो जाएगी। तो ये 1 और ये आधार और लंब। तो हम इससे आसानी से बता सकते हैं कौन सा, किसकी कर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो देखो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट लेना है हमें। 4 और 4 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, प्लस लंब का स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो ये रूट 65 में हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे रीजनिंग के कंप्लीट पेपर आज का, 10 दिसंबर का। दोस्तों इसमें 29 क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जो हमारा मैथ्स का पेपर था उसमें हमने कितने क्वेश्चन किए थे, 26 क्वेश्चन किए थे। तो इसमें हमारे मैथ्स और रीजनिंग के टोटल क्वेश्चन आते हैं कितने, 55 क्वेश्चन। तो दोनों का योग देखो 55 हो रहा है हमारा। तो आप ऐसे मत समझना कि मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, क्योंकि जो मैथ्स का पेपर था उसमें हमने शायद ऐसा कोई क्वेश्चन ले लिया होगा जो रीजनिंग का था। और रीजनिंग में भी ऐसा ही होता है कि जो मैथ्स का क्वेश्चन होता है उसको हम रीजनिंग में ले लेते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।